हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन सरकारी दामाद ऑफिशियल। तो घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन की सीरीज में हम सामान्य भूगोल के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए। अब इस वीडियो में उससे आगे के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। इस टॉपिक तक हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था कि कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों एक जगह मिलते हैं। तो ये हमारा कन्याकुमारी हो जाएगा। ये वाला पॉइंट जो नीचे होता है, इधर से अरब सागर, हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी, तो ये कन्याकुमारी जगह है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं सीमावर्ती देश। हमारा अगला टॉपिक है सीमावर्ती देश। अब अपन इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें है भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। तो इसमें अपन लोग इसको ऐसे देख सकते हैं समझने के लिए। अगर हम इंडिया का मैप बनाएं तो ये हमारा इसमें जैसा भी लिखा है उस तरह से चलते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल। तो इधर साइड हमारा पूरा ये तो नेपाल हो गया, यहाँ पे कलर चेंज करके इधर साइड नेपाल और ये चीन हो गया। उसके बाद उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान, तो नॉर्थ वेस्ट ये, तो ये हमारा यहाँ पे लगो थोड़ा वो अफ़गानिस्तान से लगता है। उसके बाद में पश्चिम में पाकिस्तान, ये वेस्ट डायरेक्शन होगी, तो ये हमारा पाकिस्तान से लगता है। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, ये ईस्ट डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पर हमारा ये इधर बांग्लादेश है और साथ में इधर म्यांमार है। उत्तर पूर्व में भूटान, तो ये यहाँ पे लगभग भूटान से मिलती है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम एवं मानव निर्मित हैं, जबकि अन्य देशों अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। भारत की भूसीमा 15,106 किलोमीटर की है। तो इसमें और द्वीपों सहित अगर पूरी इंक्लूड कर ली जाए तो ये हमारी हो जाएगी तटरेखा 7516 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है। तो सबसे ज़्यादा हमारी जो मतलब देश है बांग्लादेश, उसके साथ हमारी जो लैंड बाउंड्री शेयर होती है वो 4096.7 किलोमीटर। ये कहाँ कौन से राज्य टच करते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला चीन 3488, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पाकिस्तान 3223 किलोमीटर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेपाल 1751, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार हमारा हो जाएगा 1643 किलोमीटर। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सभी याद करना, आप स्टार्टिंग के 3 याद कर सकते हैं जो मेन है कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है, तो एक तो अपन ये याद कर लेंगे इसकी 4096। दूसरी चीन के साथ, क्योंकि चीन वैसे भी थोड़ा मुद्दों में रहता है। एक पाकिस्तान, ये 3 याद कर लो, इतना सफिशिएंट है, इनकी डिस्टेंस भी साथ। अदरवाइज़ ये याद कर सकते हो कि हाँ कौन से राज्य के साथ हमारी स्टेट बाउंड्री टच होती है, ये अपन याद कर सकते हैं। ये सब मैप के थ्रू आप करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो आगे याद देखते हैं इसमें कि म्यांमार है, तो म्यांमार के साथ ये है। म्यांमार के साथ कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफ़गानिस्तान, लद्दाख। कुल है वो 15,106.7 किलोमीटर हो जाएगी। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा
बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा हमारा कि एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश लद्दाख अगर है उसके साथ क्या कौन कौन सी देश हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है। उत्तराखंड में आपका चीन और नेपाल है। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। सिक्किम, नेपाल, चीन, भूटान। असम, बांग्लादेश, भूटान। अरुणाचल प्रदेश, चीन, म्यांमार, भूटान। मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार। ये देखो इस मैप से आप समझ सकते हैं। इस मैप में देखो अगर आपको बताएं हम तो ये देखो इधर ईस्ट डायरेक्शन की अपनी बाउंड्री है, ठीक है, ये वाली। ये चलो हम पूरा आउटर लाइन बना ही दे रहे हैं जिससे आपको क्लियर रहे कि हमारी इंडिया की बाउंड्री कहाँ कहाँ पे है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे आपका थोड़ा गड़बड़ है, इधर ये बांग्लादेश के साथ में ऐसी है, ऐसे इधर इधर ये मोटा मोटी है, थोड़ा समझ लेना आप। तो इसमें अपन देखो अब आप समझाते हैं कि इसमें हमारा ये इधर साइड में ये नेपाल के साथ है, फिर ये यहाँ से लगभग आपका पूरा ये आपका ये चाइना के साथ हो जाएगा। ये इधर आपका ये पूरा म्यांमार के साथ हो जाएगा, इधर आपका ये बांग्लादेश के साथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अफ़गानिस्तान के साथ है, फिर इधर आपका ये पाकिस्तान के साथ हो जाएगा ये। तो ऐसे अपन मैप के थ्रू इसको याद कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा रेखा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो भारत पाकिस्तान के साथ जो रेखा है वो हमारी कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सन हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत के साथ डुरंड रेखा से पृथक होता है। इस रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग यानी तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64.137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ अरकान योमा नांगा पटकई स्थलीय सीमा बनाती हैं। तो भारत म्यांमार के साथ अरकान योमा नांगा पटकई भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।
भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य की स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख 1597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर, उत्तराखंड 345 किलोमीटर, सिक्किम 220 एवं अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर में विस्तृत हैं। चलिए आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। जो असम राज्य है वो भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीनों के तीनों ही सही हैं। अब इसको अपन इस मैप में देख सकते हैं कि हमारा असम हो जाएगा ये इधर, ये हमारा स्टेटमेंट के साथ ही देखते हैं, आपको मैप में थोड़ा समझ में आ जाएगा। असम भूटान तथा बांग्लादेश, असम हमारा ये है ना, तो इधर भूटान हो जाएगा और इसका ये इधर साइड से बांग्लादेश है। दूसरा पश्चिम बंगाल है ये वाला, ये पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा हमारा भूटान और नेपाल। मिजोरम है तो मिजोरम अपना इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ। तो इसके तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो इसमें मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है। ये सब आप मैप के थ्रू जब करेंगे तो तुरंत समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो ये हो जाएगा नागालैंड। उसके बाद बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, तो भारत के राज्य हो जाएंगे मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो भूटान के साथ इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं भूटान के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम 267 किलोमीटर है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम राज्य की स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो ये हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर सी। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे दिए गए हैं 1, 2, 3 पर सूचीगत हैं, विचार विमर्श हुआ तथा विवादाग्रस्त मुद्दे हैं: 1 सैन्य दलों का विनियोजन, बी सीमा विवाद का निपटारा और तीसरा है हमारा नदी जल का बंटवारा। 1, 2, 3। अच्छा, तो ये ABC होने चाहिए, ये इन्होंने, अच्छा इसमें मैच करना है हमको, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए इसको देख लेते हैं क्या है। ए है वो दूसरे के साथ आएगा, यानी कि सीमा विवाद निपटारा है ये। बी है वो पहले के साथ आएगा, यानी सैन्य दलों का विनियोजन। सी है वो नदी जल का बंटवारा। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सरकी की समुद्री जल सीमा,
सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलवुल एवं बूलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। इसलिए ए सरक्रीक क्षेत्र को, बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र को, सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। अगला क्वेश्चन, कौन से राज्य भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो आंसर हो जाएगा असम। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो ये हो जाएगा हमारा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? तो नेपाल के पड़ोसी कौन हो जाएंगे हमारे? सिक्किम और बिहार। नेपाल के साथ सिक्किम बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ये हो जाएगा आंसर बांग्लादेश। सबसे लंबी स्थलीय सीमा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि 4096 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ द्वारा। उसके बाद रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? ये हो जाएगा भारत पाकिस्तान। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डुरंड लाइन, तो ये अफगानिस्तान के साथ हो जाएगी। 1893 में इसका निर्धारण किया गया था। ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंड। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, तो यह अध्यारोपित सीमा रेखा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक अध्यारोपित सीमा रेखा है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो इसका मैकमोहन, भारत और चीन मैकमोहन के साथ हो जाएगा। ठीक है, 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत व चीन के मध्य। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जलडमरू मध्य से। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो ये हो जाएगा सिक्किम। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो ये हमारा त्रिपुरा हो जाएगा। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम, तो सबसे पहले सबसे छोटा आ जाएगा, यानी कि नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये वही दे रखा है कि अपन को ध्यान रख, तुमने बोला तीन, अपन शुरुआत की याद कर सकते हो कि बांग्लादेश के साथ 4096, पाकिस्तान चीन के साथ 3488 और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। अब भौतिक विभाजन, तो भौतिक विभाजन अपन क्या करेंगे? भौतिक विभाजन देखते हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश, पुराचुंबकत्व पैलियोमैग्नेटिज्म अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। पैलियोमैग्नेटिज्म चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पुराचुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पुराचुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। तो भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है, इसके अनुसार ये वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, अब इसमें कौन कौन आता था गोंडवाना भूभाग में? भारत है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया।
इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित तैतीस सी, तो ये दोनों भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इनके बीच क्या है, 33 सी के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थल आकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। तेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी का निर्माण हुआ है। समय के साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों तथा प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया है। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों व चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही आउटर लेयर है, बहिर्सियाई है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है, ये भी अपन याद रख सकते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक भिन्नताओं को दर्शाती है। भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उप भौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। भारत के भू आकृतिक प्रदेश, अब इसमें इतना अच्छा क्लियर नहीं आ रहा है, अब इसको इसमें ही देखते हैं, ठीक है। आगे है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतर तथा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें धारवाड़ क्रम की, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कडप्पा क्रम की चट्टानें का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानें, कडप्पा, धारवाड़, विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का कोयला इस क्षेत्र का जो है वो उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। क्वेश्चन देखते हैं। भारत से उपमध्य पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तर को। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं, ये हो जाएगा हमारा गोंडवाना लैंड। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में
विभाजित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो ये हो जाएगा 4। तो ये 4 हमको कौन कौन से याद रखने, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में भी बांटा गया एनसीईआरटी के अनुसार। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के, तो ये हो जाएगा तराई में। पाताल तोड़ कुएं होते क्या हैं? तो पाताल तोड़ कुएं हो जाएंगे हमारे पाताल तोड़ कुएं। तो पाताल तोड़ कुएं के लिए हम करेंगे, ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल में से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आता है, परंतु दूसरे के लिए यानी पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातली सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, सही हो जाएगा। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नत में हुई है, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप ये गलत है कि हिमालय की उत्पत्ति है तो भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से हो गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेघालय पठार है जो वो प्रायद्वीपीय पठार का आउटर लेयर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय महाद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नत में हुई है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई है जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च बलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया है। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नत की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में ही नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। हिमालय विश्व में सबसे नवीन यंग फोल्डेड माउंटेन को प्रदर्शित कर, ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, तो यही गलत हो जाएगा। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये भी सही है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव प्रक्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान व निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों में से एक है। भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। अगला क्वेश्चन मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो अपना डेक्कन ट्रेप है, तो डेक्कन ट्रेप क्या हो जाएगा? उत्तर नूतन, प्री कैम्बियन, क्रिटेशियस, आदि नूतन, कैम्ब्रियम, अत्यंत नूतन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब इससे मिलाते हैं अपन। तो ए है, ए का हो जाएगा क्रिटेशियस, ये बी पश्चिमी घाट, तो बी का हो जाएगा उत्तर न्यूतन। सी अरावली प्री कैम्ब्रियन। डी नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप, ये हो जाएगा अत्यंत नूतन। केरल का कुट्टनाड प्रसिद्ध है, तो केरल का कुट्टनाद हो जाएगा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। केरल का कुट्टनाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे
अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धन का कटोरा कहा जाता है कुट्टनाड को। कुट्टनाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फाओ द्वारा कुट्टनाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। निम्न में से कौन सा मरुस्थल है? तो सिंधु क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। तो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इसमें विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। यह कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में ही पाई जाती है। निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना। अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। धारवाड़ की क्रम की चट्टानों का निर्माण, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण तथा भ्रसन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। दूसरा, कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला भंडार है वो गोंडवाना क्षेत्र में ही है। यह कोयला उच्च श्रेणी का होता है। सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्त होती है। सल्फर की मात्रा न्यून होती है। तो इसमें अपन को ध्यान रखना है सबसे पहले तो कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उसके बाद में फिर कडप्पा क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। तो सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा क्या, सबसे ऊपर आ जाएगा, सबसे ऊपर हमारा आ जाएगा जैसे धारवाड़, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा कडप्पा, उसके बाद आ जाएगा विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण, तो फिर आ जाएगा हमारा विंध्यन। उसके बाद फिर गोंडवाना क्रम, उसके बाद हमारा आएगा गोंडवाना। तो इसी क्रम में अपन को याद कर लेना है। धारवाड़, कडप्पा यानी कि डी के, विंध्यन वी और जी, डी के वी जी, इस तरह से अपन कुछ बना सकते हैं इसका। डी के वी जी, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसको देखते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो वही हिमालय है जो हमारा, वो नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है और भूगर्भीय रूप से युवा है, युवा एवं, ठीक है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं, ठीक है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैलकर अर्धवृत्त का एक निर्माण करती है। 2500 किलोमीटर लंबाई है इसकी और चौड़ाई 200 किलोमीटर है लगभग औसतन। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर, यानी कश्मीर में ज़्यादा चौड़ा है और अरुणाचल प्रदेश में कम है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हैं। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर
4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो ये हो जाएंगी 4 समांतर कौन, हिमालय को निर्माण और इसके। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। तो इसके दूसरे भी नाम हैं, महान हिमालय, मिडिल, मतलब इस तरह से मध्य हिमालय और शिवालिक। फिर हिमालय का उपर्युक्त अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल विभाजन उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। तो देखो ये इस तरह से है। पहले तो ये लॉन्गिट्यूडनल विभाजन है वो तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। किस तरह से कि सबसे पहले हमारा ट्रांस हिमालय आ जाएगा, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद बाह्य हिमालय। अब इसमें आता है मोस्टली तिब्बत का क्षेत्र। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा तिब्बत का क्षेत्र। ठीक है, तिब्बत का। उसके बाद ये हमारा है महान हिमालय, या तो बृहद हिमालय या महान हिमालय। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा मध्य हिमालय, उसके बाद ये हमारा शिवालिक लास्ट वाला है जो। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्सरी काल तक हुआ है। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। तो ट्रांस हिमालय यानी कि ये वाली सबसे पहले इसका हो गया, उसके बाद इसका इसी क्रम में होगा। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय का या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मियोसीन युग में तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लेयोसीन युग में हुआ है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। उत्तरी भाग में श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री सतत, ये इसमें वही उनको उसी क्रम में दिखाया गया, यही सब है। ट्रांस हिमालय है, इसके बाद हमारा ये बृहद, मध्य, लघु, यही से इसको फिर से ये महान हो जाएगा, ये मध्य हो जाएगा, ये शिवालिक हो जाएगा, इस तरह से। तो महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामुर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिर चोटी भी नेपाल के मध्य स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, अनसिमेट्रिक है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय / मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा चौड़ाई इनकी 60 से 80 किलोमीटर है। मध्य हिमालय में पीर पांजल श्रृंखला सबसे लंबी है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक को कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। निम्न हिमाचल यानी कि लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य जो लंबवत घाटी है उसको दून कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है, देहरादून, कोटली दून, उसके बाद हो जाएगा पाटली दून। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद यानी फुटहिल्स में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। तो ये भावर अपन को याद रखना है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी
हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी से जमाव से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बजरी की सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई देती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई कहते हैं। तो भाबर और तराई। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ यानी तिब्बत ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ, काराकोरम लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस हिमालय का ही भाग हैं। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय, काली नदी तथा तीस्ता के बीच को नेपाल हिमालय, तीस्ता एवं दिहांग के बीच असम हिमालय। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड या गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्व में पटकई, नागा, मिजो, मणिपुरी पहाड़ियाँ शामिल हैं। भारत के लिए हिमालय का सब बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। अटल टनल जो 9.02 किलोमीटर लंबी है, अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली के लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। यानी कि अटल टनल है वो हमारी मनाली को लाहौल स्पीति उससे जोड़कर रखती है। ठीक है, घाटी से, लाहौल स्पीति वैली से। तो ये अपन याद कर लो, एक तरह से इसकी ट्रिक बना लो MLA कि मनाली, लाहौल स्पीति और अटल टनल। इसका निर्माण सीमा संगठन द्वारा किया गया है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। हिमालय के अनुदैर्ध्य उत्क्रम। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम, थ्रस्ट एवं फॉल्ट, भ्रंश दरार पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मैन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है। मैन फ्रंटल थ्रस्ट एवं मैन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है। MBT एवं MCT के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर बृहद हिमालय, जिसे CCZ सेंट्रल क्रिस्टलाइज्ड जोन भी कहा जाता है, का विस्तार है। MCT के ऊपर HSC हायर हिमालयन क्रिस्टल्स स्थित हैं। तिब्बत हिमालय तेथियन HSC एवं STDS साउथ तिब्बतियन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिचर क्षेत्र, इंडस सांगपो सचर जोन अवस्थित है। ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह
भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण ये भूकंप प्रवण क्षेत्र है। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, बिल्कुल सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन इसकी ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है, अतः कथन कार्ड दोनों सही हैं, बट उसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न वक्तव्यों पर विचार करो। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों से है, तो ये इसका सही हो जाएगा और इसकी पुष्टि भी करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। हिमालय की रचना समानांतर बलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, तो ये हमारा सबसे बाहर वाली हो जाएगी। बृहत हिमालय श्रेणी प्राचीनतम श्रेणी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुव्यवस्थित जलोढ़ मृदा से वंचित होता, ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रक्रिया से भिन्न होता, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 2 3 तीनों ही सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुव्यवस्थित जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय में पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय से क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उसकी सहायक नदियां अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। अब अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, तो भाबर। तो उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। तो पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल के मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। हिमालय का पर्वतपादी प्रदेश है, तो ये हो जाएगा हमारा शिवालिक। हिमालय का पर्वतपादी प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा हैं? शिवालिक पहाड़ियां, तो ये हो जाएगा हिमालय का। अगला क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है सिनोज़ोइक युग में। तो शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लियोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, तो इसका आंसर इसमें नहीं दिया है, लेकिन इसको पढ़ते हैं। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, जिसकी औसतन ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई में प्रादेशिक भिन्नता भी पाई जाती है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं, तो कुमायूं हो जाएगा हमारा सतलज और काली के मध्य। तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय। तो काली और तीस्ता के बीच नेपाल हो जाएगा। सिंधु और सतलज के मध्य पंजाब हो जाएगा, और तीस्ता और दिहांग के बीच
असम हिमालय हो जाएगा। ठीक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, तो ये हो जाएगा गिरिपद की स्थिति का। तो भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिमी से सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी के जमाव से हुआ है। अगला क्वेश्चन, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। गहरे खड्ड, यू घुमाव मतलब यू शेप वाली जो नदी मार्ग हैं, समानांतर पर्वत श्रेणी, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो इसके चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। उपर्युक्त सभी हिमालय के नवीन बलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड, यू टर्न वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोड़दार पर्वतों में ये भू आकृतिक लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। तो ये पर्वत श्रेणियाँ दी गई हैं, उनको अपन मिलान करना है। तो इसका 1 2 3 4 तो ये हो जाएंगी हमारी काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और ये शायद पीर पांजल। 1 2 3 4 सी, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पांजल। अगला क्वेश्चन, लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में? तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर तो ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि ऐसे दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये हो जाएगा सबसे पहले शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है सेम। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो शिवालिक हो जाएगा। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर, धौलाधर, लद्दाख, काराकोरम। इसका क्या करना है? प्रयुक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा सबसे पहले तो नीचे से, तो ये हो जाएगा शिवालिक। अच्छा, उसमें तो अलग अलग दी गई ना, तो कौन कौन सी दी गई हैं? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और धौलाधर। अच्छा ठीक है, तो इसको देख लें इसमें क्या है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा हमारा धौलाधर, उसके बाद जस्कर, लद्दाख और काराकोरम। यही हो जाएगा इसका क्रम, दक्षिण से उत्तर, धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। काराकोरम, लद्दाख और जस्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा पीर पांजल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि इस तरह से। तो ये हमारा हो जाएगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से कौन सबसे नवीनतम है? तो ये हो जाएगा अजंता, अजंता नहीं, पटकई श्रेणियाँ। पटकई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत स्थित में हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, चूँकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है। निम्नलिखित में राज्यों में कौन सा पटकई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो पटकई पहाड़ियों से संलग्न इसमें हो जाएगा त्रिपुरा। पटकई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संलग्न हैं। पीर पांजल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। पीर पांजल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है।
अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी निर्माण सीमा संगठन द्वारा किया गया है। मनाली लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये भी सही है। यह हिमालय के पीर पांजल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्व पीर पंजल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। सीमा सड़क संगठन द्वारा इसका निर्माण किया गया है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी पीर पंचाल। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा बृहत हिमालय एवं पीर पांजल। भारत का जम्मू कश्मीर में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहत हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पांजल श्रेणी के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पांजल और हिमाद्री पर्वतों के मध्य। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? तो ये लद्दाख का पठार। अक्साई चीन की अवस्थित भारत चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया, तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो 8,885 मीटर ASL। महान यानी कि ग्रेट हिमालय की औसतन ऊंचाई 6,000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है जो वो माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई सागर तल से 8,848 मीटर लगभग 8,850 मीटर है। नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की है। हिमालय पर्यायवाची है, तो हिमाचल ये हो जाएगा मध्य हिमालय का। उसके बाद हिमाचल उपर्युक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में, ये भी गलत। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में, ये सही हो जाएगा। तो भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हैं। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। इसका विस्तार 6 राज्यों में है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लेगून है। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा हैं? तो ये हो जाएगा हमारा हिमालय पर्वत श्रेणियां, तो ये उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो नवीनतम वाली हिमालय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम? तो हिमालय से रिलेटेड जो भी हो नवीनतम में ही आ जाएगा। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है, सही। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, तो ये दोनों ही क्वेश्चन सही हैं और इसकी ये कथन सही व्याख्या भी करता है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र सीस्मिक जोन 4 में एवं 5 में आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल हैं तथा भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम एवं भ्रंश दरार पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मैन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है।
MFT और MBT के मध्य उप हिमालय का विस्तार है। MBT एवं MCT के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर बृहद हिमालय, जिसे CCZ भी कहा जाता है, इसका विस्तार है। MCT के ऊपर HSC स्थित है। तिब्बत हिमालय HSC एवं STDS के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिचर जोन स्थित है। ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय। इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप क्षेत्र प्रवण होता है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरी मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। सही वाले ही ऑप्शन पढ़ते हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय एवं शिवालिक में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, अतः कथा एक असत्य है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्जों एवं गुफक राल में मानव सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेबा भूआकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र जैफरॉन या केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश पर्वत हो जाएगा तिब्बत में। कैलाश पर्वत तिब्बत 3 क्षेत्र में अवस्थित है। यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर रुकते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।